हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एवरीवन स्टडी में। तो चलिए, मैं पिछला क्लास में पार्ट 1 प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा दिया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसे बोलते हैं। प्रथम पार्ट पढ़ा दिया था। आज मैं सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात हम लोग करेंगे। एग्जाम के टॉपिक ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे कौन से क्वेश्चन कहाँ पूछे गए हैं और कब आते हैं, सब लोग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक पर कि आज के सेशन क्या है, आज के वीडियो क्या है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मिरर, जिसको दर्पण आज बोलते हैं। दर्पण आज पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से, मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को छोड़कर भागेगा नहीं, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं मिरर क्या होता है। मिरर आज देखेंगे। मिरर होता क्या है। मिरर दो प्रकार के होते हैं। क्या, कौन से मिरर होते हैं? मिरर दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, जिसको प्लेन मिरर बोलते हैं। दूसरा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर होते हैं। ठीक है, आपको पता हो गया कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के दर्पण होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? समतल दर्पण होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? गोलीय दर्पण होते हैं, जिसको इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोलते हैं और इसका प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज कि क्या क्या होता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, हम लोग देखने वाले हैं। कभी भी जीवन में अब नहीं भूलेंगे पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आप देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण, प्लेन मिरर क्या होता है। यहाँ से ये आधा वाला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, इधर से इधर वाला पार्ट पढ़ेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण पढ़ेंगे कि समतल दर्पण से कैसे इमेज बनती है, कैसे प्रतिबिंब बनती है, कैसे छवि बनती है। हम लोग आज वो सारा देखने वाले हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। तो समतल दर्पण आप देखिए, समतल दर्पण कैसे छवि बनती है देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए, ये कोई क्या है? प्लेन मिरर है। ठीक है, ये कोई क्या है? प्लेन मिरर है। तो आप देखते हो प्लेन मिरर किसको कहते हैं? जो आपके घर में रखा हुआ है, वो हम लोग जिससे फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, पूरा बॉडी देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। आप जब प्लेन मिरर के सामने आप जब खड़ा होते होंगे तो आपको नाक, मुंह, कान सब आपको दिखता होगा, सर भी दिखता होगा उसमें। तो क्या होता? एग्जैक्ट जैसे आपका नाक है या जैसे आपका बाल है, वैसे ही एग्जैक्ट क्या दिखाता है? मिरर में दिखाता है। वह कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है। तो देखते हैं कि उससे छवि कैसे बनता है। जैसे आपका चेहरा है, तो ये जैसे चेहरा है ना, उसी के जैसा सेम टू सेम यहां भी दिखाएगा आपको वैसा ही। यानी कि प्लेन मिरर में यह क्या है? राजदीप किया हुआ है, इधर से रंगा हुआ पेंट किया हुआ रहता है, एक दिन से क्या होता है? चिकना सतह होता है। ठीक है, जहां हम लोग देखते हैं यह क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ये आप है खड़ा, इसके पीछे क्या प्रतिबिंब बन रहा है आपका। ठीक है, तो सेम टू सेम प्रतिबिंब बनता है, उसी को प्लेन मिरर कहते हैं। जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, ये आपका क्या हो गया? प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, पीछे राजदीप किया हुआ है, कलाई किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यहां पे आपका क्या है? यहां पे आपका कोई मार्कर है या कोई वस्तु है। ठीक है, ये क्या है? ये कोई वस्तु है। ठीक है, यहां से जब कोई प्रकाश की किरणें वस्तु से निकल करके यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा। प्रवर्तन के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, प्रवर्तित हो गया, किरणें यहां से वस्तु निकली है, यहां से परिवर्तित हो गई। ठीक है, एक किरणें देखिए, आप याद रखिएगा, जब भी दो किरण निकलेगा, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब तक दो किरणें नहीं वहां से निकालिएगा तब तक इमेज बनने की संभावना नहीं होती है। तो आपको कम से कम दो किरण वहां से निकलनी चाहिए। तो एक मैंने निकाल दिया, एक दूसरा निकाल देते हैं। यहां से कोई किरण मुख अक्ष के समांतर गया और फिर वापस उसी पथ पे क्या हो गया? लौट गई। ठीक है, तो इसको मिलने के बाद आप देखिए, आगे बढ़ाते हैं इसको, अगर पीछे की ओर बढ़ाते हैं
पीछे की ओर बढ़ा दिए तो क्या आधा प्रतिबिंब यहां से बन गया। क्या इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। तो यहां पे क्या हो गया ए डैश। ए तो बन गया, आधा बन गया, लेकिन आधा और बनना बाकी है। तो देखिए एक किरण हम यहां से ले गए, परिवर्तन के बाद कहां मुड़ गई, ऊपर की ओर। ठीक है, एक बिंदु यहां से गई, ठीक है, यहां से गई और एक यहां से जाने के बाद क्या हो गया, ऊपर की ओर मुड़ गई, एक मुख खच के समानांतर जाएगी। ठीक है, और वह उसी पथ पे लौट जाएगी। यहां से जाने के बाद आप यहां से देखिए, इमेज कीजिए, देखिए कि कोई इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं डॉट डॉट से, बन गया ना। सेम टू सेम इमेज, यहां बी था, यहां बी डैश दे देते हैं। ठीक है, तो यहां से हमको बताने का तात्पर्य मतलब ये हुआ कि आपको ये बताना नहीं कि इमेज कैसे बनता है, इससे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं उस पे आप गौर कीजिए, उस पे ध्यान देते हैं हम लोग कि कौन कौन से सवाल इससे बनते हैं। आपको ये बताएं कि यहां से देखिए सेम टू सेम प्रतिबिंब बन गया ना। एक किरण यहां से आई, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, एक किरण मुख अक्ष के समानांतर आई और फिर विपरीत उसी दिशा में चली गई। दूसरा किरण यहां से हम लोग डाले तो इधर चली गई, एक फिर मुख अक्ष के समानांतर डाले और फिर वो दिशा में चली गई, उसे पीछे की ओर बढ़ाए तो एक इमेज इसी प्रकार का बन गया। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला नंबर सवाल एक क्या है कि ये पूछेगा कि इसकी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है क्या। इसमें प्लेन मिरर में क्या होता है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है। अगर x दूरी पर यह प्रतिबिंब है तो ये भी क्या होगा, यहां से मिरर से x दूरी पर होगा। क्या होगा, x जितनी दूरी ई है, यहां अगर 10 मीटर की दूरी पर है तो यहां भी इमेज क्या बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, ये फिक्स है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा कि इमेज के, ये तो हो गया वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सेम होता है। ठीक है, और इसका जो आकार है ना, ये जो इसका आकार है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों का सेम टू सेम रहेगा, यानी कि समान रहेगा। ठीक है, देखिए जितना बड़ा यहां है, जितना बड़ा भी यहां भी प्रतिबिंब बना है, देखने की चीजें देखिए, आप भी इमेज कीजिए कि देखिए यहां से क्या है, मान लेते हैं कि h ऊंचाई की वस्तु है, तो h ऊंचाई की ही क्या बनी है, प्रतिबिंब बनी है, यानी कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार, दोनों का आकार क्या होता है, समान होता है। यह दूसरा है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है क्या कि तीसरा यहां से क्या निकलेगा, देखते हैं कि तीसरा क्या निकलने वाला है। हाँ, तीसरा क्या होगा, जो वस्तु का इमेज बनेगा ना, वह आभासी सीधा, ठीक है, क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है ना, जितना वस्तु सीधा है, जिस तरीके से अगर सर ऊपर है तो यहां भी सर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा। ठीक है, यानी कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार तो दोनों का समान हो ही गया, लेकिन वस्तु के जो इमेज बनेगा ना, वह सीधा बनेगा, बिल्कुल सीधा, यानी कि इधर चेहरा ऊपर की ओर है और इधर चेहरा नीचे की ओर नहीं हो जाएगा, यानी कि जिस स्थिति में इधर है, इसी स्थिति में इधर भी होगा। ठीक है, तो आप समझ गए। देखते हैं फिर से हम लोग समझते हैं। पहला क्या है, वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। दूसरा क्या है, जो प्रतिबिंब का जो समान आकार का दोनों बनता है। और दूसरा हम लोग क्या समझे कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होता है और दोनों आभासी होता है। ठीक है, जो प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा बनता है। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आ गया होगा या वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ, भरपूर आशा करता हूँ कि मेरे भाई मेरे दोस्त जितने भी वीडियो को देख रहे होंगे वह जरूर लाइक करेंगे, बिना लाइक किए हुए नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। अब पढ़ते हैं प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है। हम आपको बताएंगे कि कितने प्रतिबिंब बनेगा, सब बिना गिने आप नहीं पता चलता होगा आपको कि इससे कितने प्रतिबिंब बनते होंगे। आप नाई के यहाँ जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी इमेज बनती होगी, लेकिन आप उसको गिन नहीं पाते होंगे कितनी इमेज बन रही है। आज हम उस प्रतिबिंब को गिनना बताएंगे, संख्या बताएंगे कि कितना हो सकता है। ठीक है, चलते हैं। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या। ठीक है, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब का बनना। इसको n से लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? n से संकेत इसको देते हैं n। ठीक है, तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब की गिनती कैसे किया जाता है, प्रतिबिंब की संख्या कैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे आपको दे दे कि इसका फॉर्मूला n बराबर होता है 360 बटा n। ये कब लागू होगा, ये फॉर्मूला कब लागू होगा, इसके लिए भी नियम है, कुछ शर्तें हैं। ठीक है, तो ये नियम कब आप लागू कर सकते हैं, ये फॉर्मूला कब आप लागू कर सकते हैं? जब भाग देने पर अगर होगा विषम संख्या आए, विषम संख्या आए यानी कि ऑड डिजिट आए, तब यह क्या प्रतिबिंब की संख्या आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको एक सवाल दें कि मान लीजिए कि कोई भी कोण है जो कितना है 40 डिग्री का है। ठीक है, 40 डिग्री के है तो n बराबर कितना? 360 बटा n कितना? 300 n नहीं सॉरी, ये थीटा होगा। तो थीटा कितना है आपको? 40 डिग्री। ठीक है, तो भाग दीजिएगा 9 चौको 36, यह विषम संख्या आ जाएगा। ठीक है, विषम संख्या आने का मतलब ये होता है, विषम संख्या आने का मतलब ये होता है कि इसको आप कुछ नहीं करने का बात है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यह आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर जब विषम संख्या ना आकर के सम संख्या आए तब क्या कीजिएगा? तब तो आप फंस जाइएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ रूल है, कुछ शर्तें हैं। चलिए आपको उसे भी हम आप बताते हैं। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, n बराबर 360 बटा थीटा हो, अगर भाग देने के बाद अगर ऑड नंबर आए तो संख्या क्या हो जाएगा? आंसर आपका वही हो जाएगा। अगर सम संख्या आए तो वह शर्त फॉलो नहीं करेगा। उसके लिए दूसरा फॉर्मूला क्या है? उसके लिए होता है n बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, अगर सम संख्या आए तो क्या कीजिएगा? अगर सम संख्या आएगा तो अगर भाग दे करके तो उसको में से एक घटा दीजिएगा, वही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगर विषम संख्या आएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा, और अगर सम संख्या आएगा तो उसको में से एक घटा दीजिएगा। बार बार हम आपको बता रहे हैं, वही चीज आप बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर सम संख्या है, भाग देने के बाद सम संख्या है, क्या है? सम संख्या। सम संख्या आए तो एक उसमें से घटा दीजिएगा। ठीक है, अगर विषम संख्या आए तो वही आपका आंसर हो जाएगा, और अगर सम संख्या आए भाग देने के बाद तो उसको में से एक घटा दीजिएगा, आपका वही आंसर हो जाएगा। है ना, बहुत आसान है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब देखिए एक और क्या चीजें हैं, एक और बातें हैं कि कभी कभी देखते होंगे, नाई की दुकान पर जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि कभी कभी प्रतिबिंब बहुत सारे बनते हैं, उसको गिनती भी हम लोग नहीं कर पाते हैं कि कितना बनता है। ठीक है, 2 4 अगर 2 4 5 6 बनते हैं तो हम लोग गिनती कर लेंगे, लेकिन अनंत बनते होंगे तो उसको गिनती हम लोग नहीं करते होंगे। तो ठीक है, इसके लिए क्या रूल है? तीसरा देखते हैं। तीसरा है कि अगर दो इमेज के दो दर्पण के बीच, क्या? दो दर्पण के बीच अगर कोई व्यक्ति खड़ा है,
कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, बताइए तो जरा। सवाल का आंसर दीजिए कि अगर दो प्रतिबिंब के बीच में कोई व्यक्ति या कोई वस्तु रखा हुआ है या खड़ा है तो वह व्यक्ति या वस्तु का प्रतिबिंब कितने बनेंगे, ये मेरा सवाल है। ठीक है, ये कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल सवाल है, सेकेंडों में आप कर दीजिएगा। तो इसको अगर समझिए यहाँ कि कोई अगर मिरर, दो मिरर के बीच में कोई अगर वस्तु रखा हुआ है तो उसके प्रतिबिंब अनंत बनते हैं। कितना बनते हैं, अनंत बनते हैं। आप लिख सकते हैं कॉपी पर कि यदि दो मिरर के बीच में कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे, अनंत बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे, अनंत बनेंगे। ये बात आपको याद रहना चाहिए अच्छी ढंग से। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसको में हम लोग देखेंगे। कनकेव, कन्वेक्स हम दोनों पढ़ने वाले हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। चलते हैं आगे की ओर। अब आप लोग हेडिंग दे दीजिए गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। चलिए हम लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण। आप क्या हेडिंग दे दीजिए। गोलीय दर्पण हम लोग पढ़ेंगे आज, जिसमें उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। दोनों प्रकार के दर्पण से हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या, फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, हम लोग पढ़ लेते हैं। इन सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। वक्रता केंद्र पढ़ना है, वक्रता त्रिज्या पढ़ना है, ध्रुव पढ़ना है, मुख अक्ष पढ़ना है, मुख फोकस पढ़ना है, फोकस दूरी पढ़ना है। ठीक है, इन सब चीजों को देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सब जानकारी लेते हुए। ठीक है, तब ना समझ में आएगा कि इमेज कैसे बनेगा, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, ये सब आपको जानकारी सबसे पहले। ये क्या, ये बेसिक है। बेसिक से लेवल से अगर आपको पता होगा, अगर बेसिक लेवल आपको पता होगा तभी आगे आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा कि आप जैसे ही आइएगा, कुछ नहीं जानते हैं और आप पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप बेसिक लेवल को जान चुके हैं, आप नीचे की लेवल को पढ़ चुके हैं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या होगा। जैसे आप लोग बच्चा क्लास में पढ़ते होंगे तो जब तक ए नहीं पढ़ते होंगे तो बी समझ में नहीं आता होगा। लेकिन जैसे जैसे ए बी सी डी ऐसे ऐसे समझते जाते हैं, जैसे बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जोड़ दो 4 होता है, 2 जोड़ 3 8 होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या होता है, फटाफट जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, यह रिवाइज होते रहता है हम लोग, क्या होता है, हर बार रिवाइज होते रहता है, क्योंकि बचपन से हम लोग पढ़ते आ चुके हैं। इसीलिए हम लोग को क्या होता है, फट से याद आ जाता है कि 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको सबसे पहले बेसिक समझना होगा। तो चलते हैं हम लोग बेसिक की ओर, क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या है, पहले सबसे पहले वक्रता केंद्र देखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यह क्या है, यह एक अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि इसको गोलीय दर्पण क्यों बोलते हैं। गोलीय दर्पण इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई गोला होगा तो इसका किसी ना किसी भाग रह चुका होगा, किसी ना किसी भाग रह चुका होगा, इसीलिए इसको गोलीय दर्पण बोलते हैं। जैसे देखते हैं जिसको इसको मिलाते हैं डॉट डॉट से, तो देखिए ये क्या हो गया, एक प्रकार का गोला बन गया। तो गोला का, इस गोले का कहीं ना कहीं यह भाग
यहाँ से छोटा सा भाग रह चुका होगा, छोटे से भाग रह चुका होगा, यानी कि इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण हम लोग पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण में हम लोग पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण में इसलिए हम आपको बता दें कि गोले के कहीं ना कहीं कुछ भाग रह चुका होगा, कोई ऐसा भाग होगा जो गोले के आकार का है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग गोलीय दर्पण बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, जो हम लोग आज समझते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, अवतल दर्पण, एक क्लाई किया हुआ रहता है, पीछे से पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। एक क्या हो गया, ये हो गया एक, ठीक है। एक और क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर आगे की ओर होगा, इसका सेंटर क्या होता है, पीछे की ओर, इसको उत्तल दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण। इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। इसको उत्तल दर्पण, इसको कन्वेक्स, इसको कनकेव बोलेंगे, ठीक है। इसको जो होता है, इसका जो केंद्र होता है यह अंदर की ओर होता है, इसका अवतल लेंस, अवतल दर्पण का जो केंद्र होता है यह बाहर की ओर होता है, ठीक है। इसको यहां से हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक गोला बनता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब क्या है, वक्ता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जो आप लोग समझ चुके होंगे कि यह एक उत्तल दर्पण है, यह क्या है, अवतल दर्पण है। इसका बाहर से रंजित किया हुआ है, ठीक है। ये अंदर की ओर क्या है, धंसा हुआ भाग है, जो क्या है, वह चिकनी सतह है, ठीक है। एक उत्तल दर्पण है, उसका बाहर की ओर जो उभरा हुआ भाग है जो चिकनी सतह है, ये धंसा हुआ भाग है जो क्या है, कलाई किया हुआ है, रंजित किया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों की मिलाने से एक क्या बना, अभी बताएं कि इसको गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। इसीलिए इसको गोलीय दर्पण बोलते हैं। ये दोनों को मिलाने पर ये क्या बनता, गोले का आकार बनता। तो गोले का आकार बन गया तो उसका कहीं ना कहीं कोई एक सेंटर होगा ना, कोई ऐसा बिंदु होगा जहां पे उसका क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र बोलते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है, वक्ता त्रिज्या पढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लेते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्ता त्रिज्या हम लोग पढ़ते हैं। देखिए वक्ता त्रिज्या किसको कहते हैं हम लोग, किसको कहते हैं हम लोग वक्ता त्रिज्या, जो आज हम समझते हैं, ठीक है। जैसे हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, क्या लेते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं। ये क्या है, कलाई किया हुआ भाग है, ठीक है, कलाई किया हुआ भाग है। ये क्या है, अवतल दर्पण। कनकेव मिरर, क्या है, कनकेव मिरर ये है, ठीक है। क्या है, कनकेव मिरर। इसको मान लेते हैं एक मुख अक्ष ले लेते हैं, क्या मुख अक्ष लेते हैं। तो वक्ता त्रिज्या किसको बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या यहाँ पे क्या होता है, सॉरी इसको पहले मिटा लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां से इस बिंदु को, यहां से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यानी कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। देखिए रटिएगा नहीं, पहले समझिएगा कि क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
वक्रता त्रिज्या क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हमको कहने का मतलब ये क्या हो गया, लेंस हो गया, सॉरी मिरर हो गया। मिरर से, मिरर के मुख्य बिंदु यानी कि बीच वाली बिंदु से, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। ठीक है, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। देखिए ये जो पोल हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, जिसको सी से डिनोट करते हैं, इसको बीच में जो मिलाने वाली लाइनें होंगे, डॉट डॉट वाली लाइनें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग पढ़ते हैं ध्रुव। तो हम देखते हैं कि ध्रुव किसे बोलते हैं, ध्रुव पोल किसे हम लोग कहते हैं, जो हम समझते हैं। तो पोल कहते हैं जो ये मिरर हो गया ना, आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो मिरर है, मिरर के जो पॉइंट है, बीच वाली पॉइंट जितना इधर है जितना इधर भी है, तो बीच वाली पॉइंट के हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। बीच वाली पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग उत्तल दर्पण ले लेते हैं, क्या बोल देते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ले लिए, तो इसको मान लेते हैं कि बीच वाला पॉइंट ये होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं, पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि पोल किसको बोलते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। यानी कि उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसके जो बीच वाली पॉइंट होगा, दर्पण के बीच वाली पॉइंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख पाएं। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब देख लिए कि ध्रुव पोल किसे कहते हैं। आप पढ़ते हैं हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष पढ़ते हैं। तो जैसे देखिए एक क्या है, दर्पण है, अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष क्या बोलते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष मान लेते हैं, ये अभी बताएं आपको क्या, पी, तो देखिए मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, एक और देखिए हम लोग मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अवतल दर्पणों को मुख्य अक्ष किसको कहते हैं। मुख्य अक्ष उसको कहते हैं जो मिरर के मुख्य बीच वाली पॉइंट से, यानी कि मध्य बिंदु से, मिरर के मध्य बिंदु से होते हुए वक्रता केंद्र को मिलाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यानी कि मिरर के मध्य बिंदु से होते हुए वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइनें को क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष बोलते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं क्या, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में पोल से होते हुए वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन को, रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए, जो डॉट डॉट लाइनें हैं, जो ऐसे भी आप बोल सकते हैं इसके परिभाषा कि मिरर के कोई भी दर्पण के मध्य बिंदु से होते हुए वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइनें को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। देखिए यहां से डॉट डॉट गया, यहां से क्या, प्रिंसिपल को वक्रता त्रिज्या को मिला, वक्रता केंद्र को मिलाया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, मुख फोकस किससे कहते हैं, ठीक है, मुख फोकस किसके कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण। देखिए फोकस किसको कहते हैं, फोकस उस बिंदु को कहते हैं, जैसे अवतल दर्पण में हम लोग बता रहे हैं, फोकस उस बिंदु को कहते हैं जो वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। फोकस बोलते हैं किसको, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के मध्य बिंदु को हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग समझते होंगे कि जो ए मिरर है वक्रता केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। जितना दूरी यहां से x दूरी है, जितना ही दूरी x यहां भी होगा, ठीक है। इसीलिए तो एक फार्मूला बनाया गया कि F बराबर RY2 होता है। याद रखिएगा कि ये फोकस दूरी होता है, अगर ये x है तो यहां से यहां तक के क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमको कहने का, आपको समझाने का मतलब ये हुआ, मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सेंटर और पोल के बीच के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है। सेंटर पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, बीच के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है। यानी कि x होगा तो ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो F बराबर RY2 होता है, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा कि F बराबर RY2। यहां से भी आप समझ में आए, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि अगर ये अगर मान लेते हैं कि यहां से यहां बिंदु दूरी ये है तो यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, फोकस दूरी आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है कौन, फोकस दूरी होती है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। चलते हैं अब आगे की ओर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोकस दूरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फोकस दूरी। तो देखिए यहां हम अवतल दर्पण में बता दिए, अब देखिए आप उत्तल दर्पण में बताते हैं। उत्तल दर्पण में हम लोग समझते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण में किसको कहते हैं, एक क्या हो गया, पोल हो गया, एक क्या हो गया, फोकस हो गया, एक क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो इसमें भी उत्तल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में सेम रूल वही है। क्यों, क्योंकि देखिए मिरर चेंज हो गया लेकिन नियम वही लगेगा। जैसे देखिए ये चिकनी सतह हो गया, इसका क्या होगा, पीछे वाली भाग हो गया, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और पोल के बीच में जो दूरी होता है उसी को हम लोग पोल और वक्रता केंद्र के बीच में जो बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब फोकस दूरी किसको बोलते हैं, पोल अब फोकस के बीच के दूरी को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। जैसे हम लोग आपको बता दें, मान लीजिए एक से यहां है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे। अगर फोकस बिंदु पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे, पोल और वक्रता केंद्र के बीच की बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु बोलेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, आशा करता हूं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या है, हम लोग देखेंगे क्या, गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम और कुछ शर्तें देखेंगे कि कोई भी चीज अगर बनते हैं तो उसके कुछ नियम तो रहते होंगे, कुछ शर्तें भी रहते होंगे। इसी प्रकार गोलीय दर्पण से जो जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उसके कुछ नियम है, 3 नियम दिया गया। वो कौन कौन से नियम है, नियम क्या कहती है, हम लोग आज देखते हैं उस नियम को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, दोनों दर्पण द्वारा देखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा भी, अवतल दर्पण द्वारा भी देखेंगे। हम दोनों दर्पण से एक्सपीरियंस करके देखेंगे कि कैसे दोनों नियम
को पालन करता है। ठीक है, तीनों नियम का हम लोग तीनों नियम आज समझते हैं। उसके बाद तीनों नियम पढ़ने के बाद पूरा प्रतिबिंब उसी नियम पे क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के कुछ नियम शर्तें। ठीक है, तो चलते हैं, पहला देखते हैं। अवतल दर्पण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, इसको उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अवतल दर्पण से कैसे बनता है। अवतल दर्पण मान लीजिए ये अवतल दर्पण है। ठीक है, मिरर ए और बी मिरर का नाम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो पहला नियम कहती है, आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइएगा। अगर कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइएगा, उसमें नोट कीजिएगा, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, पहला नियम क्या कहती है कि जब भी कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। फिर से हम उसी बात को रिपीट करते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है, समझ गए? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बाद में समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम अब आप लोग को समझाते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरणें हैं। ठीक है, यह परावर्तन रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के गुजर जाएगी। दूसरा किरणें क्या कहता है, कोई किरण यहां से आया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन होकर के कहाँ चलेगा, परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर गया। देखिए, यह वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र बोलते सॉरी, मुख्य अक्ष के समानांतर, यह मुख्य अक्ष के समानांतर है। ठीक है, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर है। यह मुख्य अक्ष के समानांतर आया तो, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, फोकस से होकर के गुजरा। पहला नियम यही कहता है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण में क्या होता है। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, क्या हो गया, उत्तल दर्पण। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पे क्या हो गया, फोकस, यहाँ पे क्या हो गया, वक्रता केंद्र, ये क्या हो गया आपका, पोल हो गया, ए बी। ठीक है, तो वक्रता के यहाँ उत्तल दर्पण में क्या होगा कि कोई भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तब वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा बिंदु वही है, जितने भी कोई भी कितने किरणों आप डाल दीजिए, जितना भी आएगी यहाँ से मुड़ने के बाद यहाँ पे चल जाएगी, कोई भी किरण होगी यहाँ से आएगी यहाँ से चली जाएगी, कोई भी किरण होगी यहीं से फोकस से ही, जितने भी आप किरण डाल दीजिए वक्रता के मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, वह हमेशा फोकस से होकर के गुजरेगी। कब, जब वह मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तब। ठीक है, आशा करता हूं कि यहां तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा नियम, दूसरा लॉ क्या होता है। अब देखते हैं दूसरा नियम क्या होता है। दूसरा नियम यही कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें अगर फोकस से होकर आती है तब वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाएगी। क्या होगा, फिर से बोलते हैं, उसी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, कि जब कोई प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के आती है तब वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा। चलते हैं, अब हम आप लोगों को समझाते हैं कि क्या होता है नियम, दूसरा नियम। तो देखिए, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण। ये क्या हो गया आपका, मुख्य अक्ष, पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के गुजरती है तब
वह परावर्तन के बाद क्या मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है। उसी प्रकार जब कोई प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के गुजरेगी तब वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें आया, यहाँ से कोई प्रकाश, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से प्रकाश की किरणें आया और ये कहाँ से, फोकस से होकर के गुजर रही है। कहाँ से, फोकस से होकर के गुजर रही है और वह मुख्य अक्ष के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। हो गई ना। यह फोकस से होकर के आई, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर। उसी प्रकार अब उत्तल दर्पण में कि देख लेते हैं हम लोग कि उत्तल दर्पण में क्या होता है। ये क्या हो गया, पोल हो गया, या फोकस हो गया, या वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है। उत्तल दर्पण में वही सेम रूल कि जब कोई प्रकाश की किरणें अगर वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तब वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यहाँ से आपको समझ में नहीं होगा, लेकिन इसको पीछे की ओर डॉट डॉट से मिलाइए तो यह क्या फोकस से होकर के नहीं गुजर रही है, तो वह परावर्तन के बाद कहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसका समानांतर हो जाएगी ना। ठीक है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। उसी प्रकार जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। दूसरा नियम समझ में आ गया कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दूसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि दूसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे नियम की ओर कि तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरे नियम को समझते हैं। चलिए आगे। अब हम लोग समझते हैं क्या तीसरे नियम कि गोलीय दर्पण के से बनने वाले प्रतिबिंब के तीसरे नियम शर्तें क्या है। तीसरा नियम यह कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से अगर वो आती है तो वह उसी मार्ग पे वह लौट जाती है। क्या तीसरा नियम क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के आती है तब वह परावर्तन के बाद वह उसी मार्ग उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। तीसरा नियम यही कहता है। समझ में आया होगा तो बोलिएगा कि नहीं भाई नहीं समझ में आया। चलिए हम आपको समझाते हैं कि कैसे वह आती है और परावर्तन के बाद कैसे लौट जाती है। ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखिए ये क्या है, अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है। यह आपका पोल हो गया, यह फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये मिरर का नाम ए, ये मिरर का नाम बी हो गया। जब कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से यानी कि यहां से डाले, यहां से होते हुए यहां चल गई, कहां से, यहां ये प्रकाश की किरण यहां से गई और यहां से फिर उसी पथ पे वापस लौट गई। क्या हो गई, वापस लौट गए। उसी प्रकार जब कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो उसी पथ पे वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं उत्तल दर्पण में क्या होता है। उत्तल दर्पण में सेम रूल, वही नियम पालन करेगा। देखते हैं किस प्रकार। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया, ये आपका क्या हो गया, फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, मिरर का नाम हो दे दिए। अब देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से यहां से आ रही है, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो समझ लीजिएगा।
तो यहाँ से आई, ठीक है, और परावर्तन के बाद फिर इसी दिशा से आई और इसी दिशा में क्या हो गई, लौट गई, ठीक है। उसी प्रकार यहां से आई और उसी दिशा पर लौट गई, ठीक है। सेम टू वही नियम है कि जब कोई प्रकाश से किरणें अगर वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के बाद उसी दिशा में, उसी पथ पे, उसी लाइन में, उसी दिशा में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। तीसरा नियम भी समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे लगे होंगे वीडियो और बहुत मस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप इस वीडियो का मजा ले सके, देख सके। तब तक के लिए चलते हैं। कल हम पढ़ाने वाले हैं क्या, अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब इमेज कि किस प्रकार से बनते हैं। ये जो तीनों नियम पढ़ाए हैं उसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब जब मैं वीडियो छोड़ करके जाऊंगा तो उसके बाद आप उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, सारा कंटेंट याद हो जाएगा। इसके बाद बहुत पढ़ने में मजा आएगा। ये तीनों नियम याद नहीं रहेगा तो आपको इमेज समझ में नहीं आएगा। तो इस तीनों नियम आप याद कर लीजिएगा। आशा करता हूं कि जो समझाए होंगे वो बढ़िया से समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलते हैं, कल आपको लिए क्या लेकर आएंगे, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब लेकर के आएंगे कि कैसे बनते हैं। ध्रुव पर रखते हैं तो कहाँ बनता है, पोल पर रखते हैं तो कहाँ बनता है, और वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो कहाँ बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ निर्माण होता है, कैसे होता है, आभासी होता है, वास्तविक होता है, कैसा बनता है, हम सब कल आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो देखना ना भूलिएगा, कल जरूर वीडियो के देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद।